नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं दतिया का। हिंदू बच्चों को मदरसे में इस्लामिक तालीम देने का मामला यहां से सामने आया है। मदरसे में हिंदू बच्चों को इस्लामी तालीम दी जा रही थी और इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। संज्ञान लेते हुए कलेक्टर को नोटिस जारी किया जा चुका है, कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। इस बारे में ट्वीट कर जानकारी देते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कारुणको ने ट्वीट भी किया है। इस ट्वीट की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इंडिया में मदरसे में हिंदू बच्चों को रखा गया है। मदरसे दीनी तालीम के लिए होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 28(3) साफ साफ कहता है कि बच्चों को उनकी धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म की शिक्षा उनकी माता पिता की अनुमति के बिना नहीं दी जा सकती। ये एक तरफ अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है और ये बच्चों के मूल अधिकार का उल्लंघन है। हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के बजाय मदरसों में क्यों भेजें? बच्चों की जगह स्कूल है, वहाँ उन्हें पढ़ना चाहिए। इसका आयोग ने संज्ञान लिया है। हमने पहले भी मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी सहित देश के सभी चीफ सेक्रेटरीज को इस तरीके के मामलों के बारे में आगाह किया, उनसे रिपोर्ट मांगी है। इस मामले का हमने फिर संज्ञान लिया है और डीएम को नोटिस किया है कि सारे बच्चों को तत्काल स्कूल में एनरोल कराएं और हमको रिपोर्ट दें। कोई कार्रवाई की भी चेतावनी? डेफिनेटली कार्रवाई तो उनको करनी ही चाहिए। क्यों किसी हिंदू बच्चे को वो इस्लामिक शिक्षा देने के लिए मदरसे में रखना चाहते हैं? क्यों फिर उसको सरकार से ग्रांट भी देना चाहते हैं? इसलिए हमने ये एक्शन लेने के लिए उनको लिखा है। सर ये है कि हम उर्दू भाषा बच्चों को पढ़ाते हैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं और जिनकी रुचि है उर्दू में, उन बच्चों को पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारा जो मदरसा है इस क्षेत्र में बना हुआ है, यहाँ पर कोई शासकीय प्राथमिक विद्यालय नहीं है और हमारे यहाँ की जो बस्तियाँ हैं आसपास काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग रहते हैं यहाँ पर। तो कई हिंदू समाज के भी बच्चे हैं, मतलब मुस्लिम समाज के अलावा। क्या है मदरसा तो करीब 30% तक के समथिंग हैं। तो वो लोग आते हैं जब हम हमारे यहाँ एडमिशन कराने के लिए, तो जब बच्चे अध्ययन करना चाहते हैं तो हम उनको भी मना नहीं करते हैं, इसलिए उनको भी हम बराबर दाखिला देते हैं स्कूल में और उनका भी। जो की बात आपने सुनी, एक तरफ कहा जा रहा है कि आसपास के क्षेत्र में कोई विद्यालय नहीं है, इस वजह से हिंदू बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ बाल संरक्षण आयोग की तरफ से भी कलेक्टर को नोटिस जारी किया जा चुका है। ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, अब बड़ी बात यही कि क्या परिजनों की अनुमति से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या खुद उनका दाखिला कराने परिजन पहुंचे थे, ये जानना एक बड़ा रीजन है। उसी के बाद कह सकते हैं कि इस मामले में पूरा स्पष्टीकरण सामने होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यदि परिजनों ने भी बच्चों को स्कूल में मदरसे में दाखिला दिलाया है तो क्या वहां पर जो मदरसा है उसमें इस्लामी तालीम दी जा रही थी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो बाल संरक्षण अधिकार आयोग यही कहना है कि जिन बच्चों को मदरसों में शामिल कराया गया था उनको इस्लामी पढ़ाई कराई जा रही थी। इस बात को लेकर शिकायत आयोग को पहुंची थी और इसी शिकायत के आधार पर आयोग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दतिया कलेक्टर को दिए हैं। साथ ही पूरे मामले की जांच रिपोर्ट भी तलब की है। तो पूरा का पूरा मामला जांच के दायरे में है कि क्या स्वेच्छा से ये बच्चे मदरसे में पढ़ाई के लिए पहुंचे थे, वो ठीक है, लेकिन क्या मदरसे में पढ़ाई में जो सामान्य शिक्षा दी जाती है उसके अलावा क्या इस्लामी पढ़ाई तालीम देने की वहां पर व्यवस्था की जा रही थी या किसी तरीके का दबाव बनाया जा रहा था? क्योंकि मदरसा संचालक का जो बयान आया है उसमें उसने इस बात से इनकार किया है कि किसी भी तरीके से कोई दबाव बच्चों पर पढ़ाई को लेकर नहीं था। लेकिन क्या शिकायत थी, क्या किस आधार पर आयोग ने संज्ञान लिया है, ये पूरा का पूरा मामला जांच के दायरे में है। और यदि कहीं गड़बड़ी निकल कर आती है तो निश्चित तौर पर मदरसा संचालक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, मदरसे की जो मान्यता है उसको निरस्त किया जा सकता है। तो अब कलेक्टर की रिपोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या आती है उस पर अब सब कुछ निर्भर करेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। अब देखना होगा क्या कुछ इस आगे मामले में होता है, क्योंकि चूंकि जांच की बात कही जा रही है उसके बाद ही जो पूरा मामला है वो साफ हो पाएगा। बात करेंगे फिल्म पठान की, क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म लगातार विवादों के घेरे में है। हिंदू संगठनों की नाराजगी के बाद अब मध्य प्रदेश की मुस्लिम कमेटियों ने भी पठान के
खिलाफ आवाज मुखर की है। साफ तौर पर मुस्लिम कमेटी ने प्रशासन से फिल्म पर बैन लगाने की भी मांग की है। शाहरुख खान की फिल्म पठान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं द्वारा पठान पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाने के बाद मुस्लिम संगठनों ने भी फिल्म का विरोध किया है। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के चेयरमैन औसाफ शाहमीरी खुर्रम ने पठान को इस्लाम की तौहीन बताया है। बहुत बेहूदगी, अश्लीलता और नंगापन दिखाया गया है और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की गई है। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों में इस फिल्म को लेकर बेहद गम, गुस्सा, नाराजगी, आक्रोश है। मध्य प्रदेश उलेमा बोर्ड ने भी फिल्म का विरोध किया है। उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष काजी अनस अली ने फिल्म पर अश्लीलता परोसने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फिल्म के जरिए इस्लाम का गलत प्रचार किया गया और मजाक उड़ाया गया है। उलेमा बोर्ड और मुस्लिम त्योहार कमेटी ने मुस्लिम समाज से भी फिल्म के बायकॉट की मांग की है। इसी फिल्म को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने एक स्टैंड लिया है। उन्होंने मजम्मत की है, इस फिल्म की बाइकआउट किया है। उन्होंने अपील की है कौम मिल्लत के नौजवानों से, कौम मिल्लत के लोगों से कि इस फिल्म को बिल्कुल न देखें। फिल्म का गाना बेशर्म रंग हाल ही में रिलीज किया गया है। दीपिका पादुकोण के भगवा रंग की बिकनी और गाने के बोल को लेकर ऐतराज जताया जा रहा है। हिंदू संगठनों के बाद मुस्लिम संगठनों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। ऐसे में फिल्म रिलीज होने के पहले ही विवादों में आ गई है। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सही जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, पहले भगवा रंग को लेकर बात उठी, उसके बाद अब नग्नता को लेकर, अश्लीलता को लेकर मुस्लिम्स की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। लेकिन अब बड़ी बात यही है जो कि जनता के मन में भी होगा, क्या सेंसर बोर्ड अब इस फिल्म का एक्शन लेगा? प्रदेश में फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा खींचतान मची हुई है और दोनों ही जो संगठन है, अगर बात करें तो मुस्लिम संगठन और हिंदू संगठन दोनों ने ही फिल्म की बगावत शुरू कर दी है। दोनों तरफ से एक जो है बयान आ चुके हैं और अगर बात करें तो हिंदू संगठनों की तरफ से बयान आया है कि वो भगवा रंग की जो बिकनी पहनी हुई इसी को लेकर विरोध जता रहे हैं। वहीं मुस्लिम संगठनों के जो गुरु हैं उन्होंने भी साफ तौर पर अपील की है कि मुस्लिम वर्ग के जो युवा हैं वो इस फिल्म से बॉयकॉट करें और तो कह सकते हैं बॉलीवुड बॉयकॉट को लेकर इस शाहरुख खान की जो आने वाली फिल्म है इसको पूरी तरह से बॉयकॉट किया जा रहा है। और संभवतः अगर मध्य प्रदेश में इस तरह का विरोध देखने को मिला तो जाहिर सी बात है इस फिल्म को मध्य प्रदेश में लगने भी नहीं दिया जाएगा और उस पर बैन लगाने की लगातार मांग भी की जा रही है। चलिए देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है इस मूवी को लेकर, क्योंकि लगातार शाहरुख खान भी प्रमोशन में जुटे हुए हैं। शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। और प्रदेश में स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हड़ताल पर लगातार कर्मचारी अड़े हुए हैं। नियमितीकरण की मांग उनकी तरफ से लगातार उठाई जा रही है। और अब आपको दिखाएंगे तस्वीरें 3 जिलों की, जिसमें श्योपुर, बैतूल और बुरहानपुर शामिल हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुकी हैं। हड़ताल यहां पर लगातार जारी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मी जिला अस्पतालों के सामने धरने पर बैठ गए और नारेबाजी कर सरकार से मांग की है कि उन्हें अति शीघ्र नियमित कर दिया जाए। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से चरमाई होगी, इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का एक बयान सामने आया है। विश्वास सारंग ने साफ तौर पर कहा है कि हड़ताल से कामकाज पर असर नहीं पड़ेगा। अगर कर्मचारियों को कोई दिक्कत है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से बात करेंगे। जो भी समस्याएं और उनकी मांगे हैं उनको जरूर सुना जाएगा। हमारी सरकार की मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए मोर्चा खोला है और इस वक्त प्रदेश भर के जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उन्होंने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल की। इस वक्त हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग उन्हीं से बात करेंगे। सर, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर हैं। उन्होंने ये कहा कि लंबे समय से जो उनकी पेंडिंग मांगे हैं वो अब तक पूरी नहीं हुई हैं। इसमें नियमितीकरण भी है, सपोर्टिंग स्टाफ के साथ जो निष्कासित कर्मचारी उनको बहालीकरण की मांग है और 5 जून 2018 की जो संविदा कर्मचारियों की नीति है उसको लागू करने की मांग भी है। देखिए, हमारी सरकार तो संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। हर वर्ग के कल्याण और उसकी समस्याओं का निदान हर समय होता रहा है। हमारी सरकार में किसी भी तरह किसी भी वर्ग से संवादहीनता नहीं है। यदि कुछ दिक्कत होगी तो उनसे बातचीत करेगा विभाग और जो संबंधित अधिकारी हैं वो उनसे बात करके जो संभव होगा वो करेंगे।
निश्चित रूप से हमारी सरकार कल्याणकारी राज्य स्थापित करती आई है। हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना और उस वर्ग के अधिकार के संरक्षण की हर व्यवस्था को सुचारू स्थापित करना, ये हमारी सरकार की हर समय उपलब्धि रही है और आगे भी यही किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि कोविड के दौरान काम किया, लेकिन अब तक उनको जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई, तो जल्द से जल्द बीच का रास्ता निकालने की जो कोशिश है। मैंने जैसा कहा कि संबंधित विभाग और अधिकारी उनसे संवाद स्थापित कर ही रहे, उनकी बातचीत चल रही है, जो संभव होगा वो किया जाएगा और इससे किसी भी तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कहीं हमारी प्रभावित नहीं हो रही। तो जो बीच का रास्ता है बातचीत के लिए, वो बातचीत की जाएगी और विभाग के जो संबंधित अधिकारी हैं वो इस मांगों से संबंधित बातचीत करेंगे। और जहां तक ये भी कहा गया है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से काम पर किसी भी तरह से कोई असर नहीं पड़ा है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सही कि रंजना हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजना, लगातार हम तस्वीरें देख रहे थे किस तरह से संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर मुखरता से इस बार प्रदर्शन पर डटे हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि पहली बार नहीं इस तरह की मांगे उठाई गई हूं, पहले भी ऐसा होता रहा, लेकिन बीच का रास्ता जिसका आप जिक्र कर रही थी, अभी तक संवाद स्थापित करने की कोशिश सरकार की तरफ से नहीं, तो आगे जो व्यवस्थाएं अस्पताल की निश्चित तौर पर चरमराएंगी। जी अवंतिका, बिल्कुल सही कहा आपने। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रभावित तो जरूर होंगी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो फिलहाल यहाँ पर गंभीर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं उनका यही कहना है कि फिलहाल जो स्वास्थ्य सेवाएं उन पर किसी भी तरह से कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है और फिलहाल जो स्वास्थ्य सेवाएं वो हड़ताल से प्रभावित नहीं हो रही हैं। लेकिन जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं प्रदेश भर में लगभग 32,000 के करीब इनकी संख्या है, इन्होंने अब पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है कि जब तक इनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक जो काम बंद हड़ताल है वो बंद नहीं होगी। और अवंतिका, जहां तक बात है, क्योंकि प्रदेश भर में जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाहियां हैं वो तो हम हमेशा देखते ही आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी अभी हड़ताल पर हैं, तो ऐसे में जो स्वास्थ्य का कामकाज है वो प्रभावित तो जरूर होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर डॉक्टर का जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, वो भी इसी हड़ताल में शामिल है। और कोविड के दौरान भी इन्होंने काम किया था और इनकी मांग यही है कि जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बीते कई सालों से, लगभग 10 से 12 साल का वक्त हो गया है, इनको अभी तक नियमित नहीं किया गया है, तो इनको नियमित किया जाए जल्द से जल्द। और दूसरा, जो सपोर्ट स्टाफ के साथ कर्मचारियों को निष्कासित किया गया था उनकी बहाली की जाए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए जो 2018 की नीति है वो भी लागू की जाए और जब तक इन तीनों मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक ये जो हड़ताल है वो बंद नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने हड़ताल की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिले, लेकिन मांगे अब तक पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि जब विभाग यही कह रहा है कि हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभावित नहीं होगा, तो हो सकता है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को अपने हक के लिए लड़ाई थोड़ी लंबी जरूर लड़नी पड़ेगी। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका रंजना। देखना होगा आगे सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है इस पूरे मसले को। अब आगे बढ़ते बात करेंगे बैतूल की। स्वास्थ्य विभाग के 700 संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर गए हैं और इसी को लेकर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे थे। लेकिन जिस तरह से अब चर्चा इस बारे में की जा रही है कि एक तरफ स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर है, लेकिन निश्चित तौर पर जरूरी है कि छत्तीसगढ़ का भी हम जिक्र करें। आरक्षण संशोधन विधेयक पर एक बार फिर से पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़े 10 बिंदुओं पर सरकार से जानकारी मांगी है। राजभवन ने सरकार से पूछा है कि क्या आरक्षण विधेयक पारित होने के पहले SC/ST को लेकर क्वांटिफाइबल डेटा तैयार किया गया है, या राजभवन ने आरक्षण का प्रतिशत 50% से अधिक किए जाने पर भी विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियों का विवरण उपलब्ध कराने की भी मांग की है। इसके साथ ही 58% आरक्षण रद्द किए जाने के उच्च न्यायालय के निर्णय के 2.5 महीने बाद आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाए जाने के संबंध में भी कोई विशेष डेटा संकलित किया गया था, इसके बारे में भी जानकारी मांगी गई है। ST/SC की व्यक्ति किस तरह से राज्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसका क्या डेटा सरकार की तरफ से तैयार किया गया, इस पर भी उन्होंने जवाब मांगा है। और रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर घमासान देखने को मिल रहा है। आरक्षण पर मचे घमासान के बीच एक और नया मोड़। कल एक याचिका पर अर्जेंट हियरिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट में
कल अर्जेंट हियरिंग होनी है। सामाजिक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। बीके मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। आरक्षण को लेकर ये याचिका दायर की गई है और अर्जेंट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में से लेकर होगी। तो बीके मनीष की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, अर्जेंट हियरिंग इस मामले पर होनी है। चलिए ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे सही कि ममता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। ममता, एक तरफ लगातार उनके हस्ताक्षर का इंतजार राजभवन की तरफ से, लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग बुलाई जा रही है। आरक्षण पर क्या कोई बड़ा पेच अब इसमें भी देखने को मिल सकता है? देखिए, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में लगातार छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है और इसी बीच एक के बाद एक नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। एक पहलू ये है, एक तरफ अगर हम बात करें तो एक जो आरक्षण संशोधन विधेयक है वो राजभवन में अटका हुआ है और सबकी नज़र इस बात पर है कि राज्यपाल दस्तखत कब करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज अब जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता बीके मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और उसको लेकर अर्जेंट हियरिंग को लेकर अनुमति मिल गई है और कल उसको लेकर अर्जेंट हियरिंग होगी। अब सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर भी है और उनकी लगाई हुई याचिका पर भी है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि जब 58% जो आरक्षण की स्थिति थी उसको जब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में, जब इस तरह के निर्णय के बाद में इस तरह की स्थिति आई है तो जाहिर तौर पर उन्होंने ये सवाल किया है राज्य सरकार से कि जब 10 बिंदुओं में जवाब मांगे हैं और जब 58% को पर जब ये स्थिति हो गई है तो ऐसे में जो जब सब वर्गों को मिलाकर जब आरक्षण बढ़ाया गया है तो क्या राज्य सरकार ने इस बात को लेकर तमाम तरह के जो पहलू हैं उसको खंगाला है, क्वांटिफाइबल जो डाटा है उसकी जानकारी ली है कि इसको किसी तरह की कोई चुनौती नहीं होगी। राज्यपाल ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में ये भी कहा कि तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है और ताकि आगे चलकर फिर से ये पेज जो है वो जाकर कोर्ट में ना अटके। तो अगर हम बात करें तो अलग अलग जगह पर जो है, अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग तरीके से जो है जो सारी बात जो है वो आरक्षण संशोधन विधेयक पर टिकी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जो जवाब मांगा है 10 बिंदुओं को लेकर, उस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या विभाग जो है वो विधानसभा से बढ़कर होते हैं, जो विभागों से जानकारी मांगी गई है। तो जाहिर तौर पर पिछले 22 सालों में हम लगातार देख रहे हैं कि राजभवन और सरकार लगातार अलग अलग विधेयक को लेकर आमने सामने दिखाई देते रहे हैं और इस बार आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर भी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। और जब राजभवन से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है तो ऐसे में इधर से मुख्यमंत्री ने भी एक सवाल पूछा है कि क्या विधानसभा से बड़ा जो है वो विभाग होते हैं, जो विधानसभा ने जो जानकारी दी और तमाम जो पार्टियां हैं उनकी सहमति के बाद में ये जो विधेयक है वो पारित हुआ है और उसके बाद राजभवन गया हुआ है। तो देखने वाली बात ये होगी कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो राजभवन पर भी नज़र टिकी हुई है, लेकिन राज्यपाल ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इतनी जल्दी अब दस्तखत नहीं होने वाले हैं। उन्होंने अपील भी की है कि तमाम जो लोग वर्ग है वो शांतिपूर्ण जो तरीका है वो अपनाएं और तमाम पहलुओं पर जो है विचार करने के बाद में और लगातार विधिक सलाह लेने के बाद ही वो इस पर दस्तखत करेंगे। राज्यपाल दस्तखत करेंगी नहीं करेंगी इस पर भी अब सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन अब अगर बड़ी बात हम करें तो सरकार ने भी अपने 3 जो है वकील लगाए हुए थे, लेकिन अब इधर से जब सामाजिक कार्यकर्ता बीके मनीष की याचिका पर भी सुनवाई होने वाली है तो सबकी नजर जो है सुप्रीम कोर्ट पर भी है। जी निश्चित तौर पर ममता, कई सारे वैलिड पॉइंट्स जो कि राजभवन की तरफ से भी रखे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कहीं ना कहीं तैयार नजर आ रहे हैं उन सवालों को जवाब देने के लिए। लेकिन बड़ी बात ये भी, आपको याद होगा एक पैनल सरकार की तरफ से तैयार किया गया था सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए। अब ये जो अर्जेंट हियरिंग होनी है, क्या माना जा सकता है सरकार उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार? एक तरफ पैनल भी है, मुख्यमंत्री भी कुछ जवाब देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार ने लगातार ये कह रही है कि हम अलग अलग जिस मोर्चे पर इसको लेकर लड़ाई लड़ी जा सकती है वहां पर लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में 3 बड़े वकील जो है देश के 3 बड़े वकील खड़े किए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लगातार दूसरे राज्यों में भी जो राज्य सरकार की जो टीम है वो भेजी गई थी। इसके साथ ही अलग अलग समाज प्रमुखों के साथ में भी और जो सरकार उसी समाज के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों के साथ मिलाकर के भी अलग से एक जो विधायक जो है विधायकों को मिलाकर भी एक अपील जारी की थी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बीके मनीष जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी तरफ से पर्सनल जो है वो याचिका दायर की थी। तो ये यहाँ पर तो हो ही रहा है। राजभवन जो है वहां पर आरक्षण संशोधन विधेयक है। दूसरी तरफ कुल मिलाकर ममता देखने वाली बात ये होगी कि अर्जेंट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इवनिंग एजेंडा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।